डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में उत्तरवर्ती मुगल काल का एक खंड पढ़े हैं। आज बाज़ाब्ते तौर पे दूसरे खंड में जो 11 शासक हुए पतनशील मुगल काल में, उनके काल में क्या क्या घटनाएं घटी उनको देखेंगे और इसी क्रम में हमें पता चलेगा कि वास्तव में व्यवहारिक रूप से किसी साम्राज्य का पतन घटनाओं के आधार पर कैसे होता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि देखिए पतन हो रहा है। तो ये हमें आज के क्लास में इस बात का एहसास आपको पूरा हो जाएगा। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मॉडर्न इंडिया में इस सेक्शन से एक आध दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको दर्शन हो जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा। जिस समय ऑप्शन हुआ करता था सिविल सर्विस में, उस समय तो इससे बहुत सारे प्रश्न आते थे, लेकिन अभी चूंकि जीएस का ही एक भाग वस्तुनिष्ठता में आपको आएगा और मुख्य परीक्षा में इसमें दूसरे तरह से प्रश्न आएंगे। और वो प्रश्न ये होगा कि इस पीरियड में निर्माता पर प्रश्न पूछा जाता है, यानी किंग मेकर पर। जो अमीर वर्ग था वो कैसे किंग मेकर बन गया और उसमें जो लोग थे, जो दल था, तो उसने क्या क्या भूमिका निभाई। तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सेक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए उसको हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। उनके नाम आएंगे, उनकी घटनाएं आएंगी, लेकिन एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में हम लोग अलग से उसका अध्ययन करेंगे। तो कुल 11 शासकों में जहाँ तक प्रथम शासक का नाम है, तो ये बहादुर शाह प्रथम था। जैसा कि हम कल के क्लास में ही देखा था कि इसका वास्तविक नाम जो था वो शाह मुअज़्ज़म। और इसने उपाधि जो धारण की थी, वो उपाधि थी शाह आलम प्रथम। तो इस तरीके से कंफ्यूजन आपके पास था कि ये 3 नाम क्यों, तो उसमें कल भी क्लास में हमने बताया था आपको। आज भी सीक्वेंस बनाने के लिए हम ये बता देना चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जा रहा है, शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जा रहा है और शाह मुअज़्ज़म के नाम से भी जाना जा रहा है। और इन तीनों के अर्थ अलग अलग हैं कि शाह मुअज़्ज़म इसका वास्तविक नाम है जो जन्म के बाद इसके पिता ने रखा था, और बहादुर शाह के नाम से ये शासक बनता है, और शाह आलम प्रथम इसने उपाधि धारण की थी। इस कारण से एक शासक जो है वो 3 नामों से हमारे सामने दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब ये शासक बना यानी बहादुर शाह प्रथम, तो इसे निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसका समाधान उसने किया। सबसे पहला उसके सामने जो समस्याएं आई वो राजपूताना का था। तो राजपूताना में 2 रियासतें थी। एक रियासत मारवाड़ का था और एक रियासत जो था वो आमेर का था। यहाँ का शासक अजीत सिंह था मारवाड़ का, और आमेर का जो था वो जय सिंह था। अब देखिए घटना क्या घटा कि जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा तो मारवाड़ के साथ संबंध पहले ही से खराब चल रहे थे। आमेर के साथ संबंध पहले ही से, यानी औरंगजेब के समय से ही आप याद कीजिए कि उस समय जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था और उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया था
तो उसको खालसा घोषित कर दिया था मारवाड़ को। फिर अजीत सिंह का जन्म हुआ तो राठौर, दुर्गादास राठौर ने उस बच्चे को गद्दी पर बैठाने के लिए एक लंबा संघर्ष चलाया और तब जाकर के सफलता मिली। इसी ढंग से जयसिंह की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो उसका अगला उत्तराधिकारी जयसिंह द्वितीय बैठा, तो उसके साथ भी संबंध जो है वो ठीक नहीं थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो राजपूताना के दो रियासतों के बीच जो संबंध था वो कटुता का बना रहा और इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा तो उसने मारवाड़ और आमेर के खिलाफ अभियान करवाया। जैसे ही अभियान करवाया तो इसकी प्रतिक्रिया पूरे राजपूताना में हो गई। अभियान तो उसने करवाया सिर्फ आमेर और मारवाड़ पर, लेकिन प्रतिक्रिया अन्य राजपूत रियासतों में भी हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसने अभियान को अपना वापस ले लिया और आमेर में जय सिंह को और मारवाड़ में अजीत सिंह को शासक मान लिया। किसने? बहादुर शाह। लेकिन न ही मारवाड़ को मालवा दिया और न ही आमेर को गुजरात दिया। ये मालवा और गुजरात जो थे उनके मांग थे मारवाड़ और आमेर का कि हमें ये मनसबदारी में दे दिया जाए और हम मुगल मनसब स्वीकार करते हैं। लेकिन सिर्फ उनके अपनी रियासतों में उन्हें अपने राजा मान लिया। इस प्रकार से राजपूताना के मामले में उसने जो नीति अपनाई उससे जो है वो शांति बनी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस क्षेत्र में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था मारवाड़ में, तो मारवाड़ में जो जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था तो उसको बहादुर शाह प्रथम ने हटा दिया। तो राजपूताना के साथ ये संपर्क जो है उसके देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा जो संपर्क है वो सिखों के साथ। तो सिखों के साथ जब संपर्क का बात पढ़ेंगे तो दो नाम आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। एक गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह, और दूसरा नाम बंदा बहादुर का। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ करके आए हैं। ये असल पढ़ाई है कि आप पढ़ के आइए और क्लास कीजिए तो देखिए मजा कि आपको अधिकांश चीजें जो है याद होती चली जाएगी और फिर एक अंदर से स्टेमिना मिलेगा आपको कि नहीं हम कुछ अब जानते हैं, है ना। तो इसीलिए हम मटेरियल्स हो या बुक्स हो वो पहले आपको प्रोवाइड करते हैं कि नहीं बजाते तब पे पढ़िए उसको। चाहिए कॉमन टॉपिक्स के सिखों के साथ क्या मामला था। तो आप पहले ही से जानते हैं इस बात को कि सिखों के साथ मुगलों के संपर्क 5वें गुरु अर्जुन देव के समय से ही खराब हो गया था, क्योंकि जहांगीर ने जो है वो गुरु अर्जुन देव को फांसी लगा दी। पूरा इतिहास आप जानते हैं। 10वें गुरु के साथ भी औरंगजेब के संबंध जो है वो अच्छे नहीं थे। हालांकि औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम समयों में जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे उससे मित्रता चाहिए और समझौता करना चाहा, लेकिन समझौता होने से पहले ही 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। वहीं मीटिंग तय थी गुरु गोविंद सिंह की और औरंगजेब की, लेकिन मिलने से पूर्व ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो इस मित्रता के काम को बहादुर शाह ने आगे बढ़ाया। फिर जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो जो दुश्मनी थी सिखों और मुगलों के बीच वो समाप्त हो गया और दोनों के बीच समझौता हो गया और गुरु गोविंद सिंह ने जो है एक प्रकार से मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ छोटे मोटे अभियानों में भी गुरु गोविंद सिंह ने इस पीरियड में बहादुर शाह का साथ दिया था। लेकिन फिर हुआ ये कि 1708 में एक ही वर्ष के बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु एक हत्या के, मुबारिस खान नामक एक पठान था, तो उसके पिता की हत्या गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो उसका बदला लेने के लिए छुरा घोंप करके गुरु गोविंद सिंह की उस मुबारिस खान नामक पठान ने उसकी हत्या की। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की पद्धति को अपने जीवन में समाप्त कर दिया कि अब हमारे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा और पंच प्यारे की परिकल्पना उन्होंने की। पंच प्यारे क्या है कि कोई भी 5 सिख अगर एक जगह पर एकत्र हो जाए तो उसको गुरु मत देने का अधिकार है।
व्हाट डू यू मीन बाई गुरु मत? गुरु मत का अर्थ कि कोई समस्या सिखों के पास आई तो उसका समाधान गुरु मत के माध्यम से होगा। तो वो क्या है, 5 लोग जो है एक जगह पर एकत्र हो जाए, अब वो आपस में परामर्श करके कोई भी निर्णय ले तो माना जाएगा कि गुरु ने मत दिया है, नहीं गुरु का मत है, और उसके आधार पर जो है, और फिर दशम गुरु मान लिया गया किसको, तो गुरु ग्रंथ साहिब को। और गुरु की परंपरा समाप्त होने के बाद जो गुरु बन गए वो कौन बन गए, तो उनकी जो पुस्तक थी गुरु ग्रंथ साहिब, वो गुरु की भूमिका निभाने लगे। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो गुरु ग्रंथ अर्जुन देव के समय में लिखा गया था वो विलुप्त हो गया था। इसको गुरु गोविंद सिंह ने पुनः लिखवाया। तो इसीलिए जो अब गुरु ग्रंथ पुस्तक है उसको दशम पातशाह का ग्रंथ भी बोलते हैं, क्योंकि 10वें गुरु ने इसको संकलित करवाया था, उनको याद था और उस बुनियाद पे उसका संकलन उन्होंने करवाया। अब इस समय की जो स्थिति थी पंजाब की, उसमें आक्रमण बराबर या संघर्ष बराबर हो रहा था। तो गुरु की पदवी तो समाप्त हो गई, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व उभरा इसमें, और राजनीतिक नेतृत्व जो उभरा वो बंदा बहादुर के रूप में उभरा। बंदा बहादुर जो थे वो गुरु नहीं थे, लेकिन सिखों को राजनीतिक नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया। और राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया तो जो भी किले गुरुओं ने बनवाए थे, खास तौर से गुरु गोविंद सिंह ने जो रायगढ़ का किला जो बनवाया था, सॉरी लौहगढ़ का किला जो बनवाया था, इन सबों पर अधिकार कर लिया किसने, बंदा बहादुर। और इस प्रकार से बंदा बहादुर के विद्रोह को दबाने में बहादुर शाह प्रथम जो है वो असफल हुआ। यानी सिख जो है वो इसके कब्जे में, बहादुर शाह प्रथम के कब्जे में नहीं आ पाए। इसी प्रकार से छत्रसाल जो बुंदेला सरदार था उसके साथ मित्रता कर ली। इसी प्रकार से जाट नेता चूड़ामन के साथ मित्रता कर ली। जाट नेता चूड़ामन की मित्रता इतना उसको लाभदायक हुआ कि जो बंदा बहादुर का विद्रोह हो रहा था उसको दबाने में जाट नेता चूड़ामन ने बहादुर शाह की बहुत ही मदद की। उसके बाद अगला जो उसका कृत्य था वो था मराठा। मराठा में बहादुर शाह ने कूटनीतिक नीति का अवलंबन किया, डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाई। और कैसे, तो शाहू को छोड़ दिया। अब इसको थोड़ा आपको समझना होगा कि आखिर क्या हुआ था मराठा के परिवेश में। तो आपको पता हुआ कि शाहू शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। 1689 ईस्वी में शाहू को कैद कर लिया गया और कैद करके मुगल दरबार में जो है रखा गया। कैद ऐसा नहीं था कि जेल के अंदर थे। जो औरंगजेब की रानियां थीं वो शाहू को, उस समय बच्चा थे शाहू, तो दूध पिलाना या पालना पोसना सब जो है वो मुगल हरम में जो है शाहू का होता था। कहा भी जाता है कि शाहू मुगलों के नाती थे। और इस तरफ चूंकि 2 बीवियां थी शिवाजी की, तो दूसरी बीवी से एक पुत्र था जिसका नाम था राजा राम। तो राजा राम की मां का नाम था ताराबाई। तो ताराबाई ने पुत्र राजा राम को गद्दी पर बैठा के कोल्हापुर से शासन करना शुरू किया। तो इस प्रकार से मराठवाड़ा में 2 दावेदार हो गए, एक शाहू और एक राजा राम। बात समझ में आई है। अब ऐसी परिस्थिति में जब बहादुर शाह बैठा गद्दी पर, तो इसने क्या डिप्लोमेसी अपनाई वो समझ लीजिए कि शाहू तो कैद थे मुगलों के दरबार में, और राजा राम मुगलों को पर आक्रमण कर रहा था कोल्हापुर से।
तो उसके आक्रमण को रोकने के लिए और मराठों में आपसी गृह युद्ध शुरू करने के लिए बहादुर शाह ने शासक बनते के साथ ही शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। अब देखिए, एक तो कैद से मुक्त करना ये उसकी डिप्लोमेसी थी, दूसरी डिप्लोमेसी ये थी कि शाहू को राजा स्वीकार नहीं किया मुगलों ने। अगर मुगल शाहू को राजा स्वीकार कर लेते तो फिर मराठा में सिर्फ शाहू का ही शासन रहता, वैधानिक रूप से जो है वो राजा राम शासक नहीं बनता। तो यहाँ पर दूसरी डिप्लोमेसी बहादुर शाह ने अपनाई कि शाहू को राजा स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि मराठवाड़ा में गृह युद्ध शुरू हो गया, इसके बीच शाहू और राजा राम के बीच। मराठा जब पढ़ाएंगे तो बताएं किस तरह से शाहू ने राजा राम को पराजित किया और फिर मराठा शक्ति में एक छत्र राज कायम किया। लेकिन बहादुर शाह की नीति सफल रही कि उसके शासनकाल में फिर मराठा से कोई खतरा नहीं रहा। बाद में चल करके हुआ, मराठा एक शक्ति के रूप में उभरे और मुगलों के बहुत सारे क्षेत्र को छीना, वो अलग बात है, मुगलों की सहायता दी थी। लेकिन बहादुर शाह के समय में उसकी मराठा नीति जो थी वो सफल थी। तो ये सब घटनाएं थी। और उसके बाद ये 17 करोड़ का राजकोष था। जिस समय औरंगजेब मरा था, ये राजकोष को पूरा समाप्त कर दिया उसने। ये सबसे उसकी बड़ी गलती। और समाप्त कैसे किया? तो पारितोषिक देने, यानी मुगल अमीरों को अपना समर्थक बनाने के लिए जिस समय गृह युद्ध चल रहा था, तो उस समय इसने बेहिसाब पारितोषिक बांटे, यानी तोहफा दिया मुगल अमीरों को, और जो 17 करोड़ का राजकोष था उसको समाप्त कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जो है, और ये 63 वर्ष की उम्र में जो था वो शासक बना, यानी एक प्रकार से बुढ़ापे में कदम ये रख चुका था, जवान नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाती है, कब? तो 1712, यानी इसका काल देखिएगा तब 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक इसका। जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद गृह युद्ध शुरू हो जाता है, और गृह युद्ध के कारण 10 सप्ताह तक इसका शव जो है वो पड़ा रहता है। चूंकि ये शासन के प्रति बेखबर था, तो तत्कालीन इतिहासकार खफी खान ने कहा है, इसको उपमा दिया है शाहे बेखबर की। और इरविन ने इसके बारे में कहा है कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है इरविन का कि महान मुगलों के बाद जो 11 शासक हुए, उसमें मात्र बहादुर शाह प्रथम था जिससे कुछ आकांक्षा या उपेक्षा रखी जा सकती थी, अपेक्षा कि वो पतनशील मुगल साम्राज्य को संभाल सके। और उसने कोशिश भी की, लेकिन इस कोशिश में अंततः उसको सफलता नहीं मिली। हो सकता है कि अगर जीवन ने उसका साथ दिया होता तो सफल हो जाता, लेकिन खुद इतने अधिक आयु पर बैठा था गद्दी पर, और उसके कारण उसकी जब मृत्यु हो गई तो फिर कोई उम्मीद नहीं रहा कि मुगल वंश के पतन को रोका जा सके।
इसलिए उसके बाद का जो घटनाक्रम है, या उसके बाद जो शासक हुए, वो पूरी तरीके से विलासिता में लीन हो गए और मुगल वंश का पतन धीरे धीरे होने लगा। उसको अगले क्रम में हम लोग देखेंगे। इसमें ईरानी और पुरानी दल क्या था? सब आएगा, वही तो आपको शुरू में हमने कहा कि जो मुगल अभिजात वर्ग अलग टॉपिक है जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस समय बीच में भी आएगा, हम समझाते चलेंगे, लेकिन एक चैप्टर के रूप में हम आपको अलग से उसको पढ़ाएंगे, तब उस समय ये दलों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घुसाएंगे तो इस टॉपिक से ड्रेल होना हो जाएगा, हटना होगा, और न ये आपको समझ में आएगा और न वो समझ में आएगा। इसलिए पहले ही 11 शासकों के बारे में जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा शासक जो बनता है वो जहांदार सा। ये जो शासन करता है कब से कब तक, तो मात्र 1 वर्ष, 1712 से लेकर के 13। देखिए, इसमें जो बातें आपको पढ़नी है वो ये कि बहादुर शाह के 4 पुत्र। कितने पुत्र थे? 4। उनमें था पहला जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान, और जहांशाह। ठीक है ना। इसने जो बड़ा पुत्र था बहादुर शाह का, यानी जहांदार शाह, इसने ईरानी सरदार जिसका नाम जुल्फिकार खान था, और दूसरा असद खान। ये जुल्फिकार खान बेटा था और असद खान पिता था, मतलब दोनों बाप बेटे थे। ठीक है, तो पिता हो गया थी, स्वाभाविक रूप से जुल्फिकार खान क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो इसकी जहांदार सारे ईरानी सरदार की सहायता से, इनके सहयोग से अन्य 3 भाइयों की हत्या कर दी। 3 भाइयों की हत्या कर दी। 3 भाई कौन कौन थे? तो ये और रफीउशान और जहांशाह, ये तीनों की हत्या करके जहांदार शाह शासक बनने में सफल रहा। ठीक है, बात समझ में आई? आपको ये नाम लगता होगा कि महत्वहीन है। ठीक है, यहां पर का जो सिनेरियो है, नामों का जो घटनाक्रम है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस का। ये सीक्वेंस में सजाने के लिए देता है कि बहादुर शाह के पुत्रों में कौन शामिल नहीं है, या बहादुर शाह के निम्न पुत्रों में किसने जो है वो अन्य भाइयों की हत्या करके सत्ता पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त, या जुल्फिकार खान ने किसके सहयोग से सत्ता प्राप्त किया। इस सेक्शन से ये सारे प्रश्न जो है वो निकलते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि आप जब, जैसे अभी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, घर पर भी आपको सेल्फ स्टडी करते होंगे या नहीं करते हैं तो करना चाहिए। तो ये सब खंड आए, हंसिए नहीं साहब, जो बातें हम बता रहे हैं, क्योंकि तो हम खुद एक्सेप्ट कर लिया कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं, हमारा ही बना रहे हैं, मेरा ही देखिएगा, वो अलग बात है। लेकिन
आप कैसे विद्वान बनिएगा, इसका तकनीक बता रहे हैं आपको कि बिना ही कृत किए हुए आप नहीं विद्वान बन सकते हैं। तो यहाँ पर नामों का इतना हौच पौच है कि आपके मस्तिष्क में ये नाम हमेशा के लिए कैसे सजेगा। तो उसका तरीका ये है कि बहादुर शाह के 4 पुत्र डैश, जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान, जहान शाह, ये 5 नाम लिख करके कम से कम अपने स्लेट पर, ये कॉपी पे 10 बार 5 बार लिख लीजिए और मेमोराइज करके देख लीजिए, बंद करके किताब देख लीजिए कि हमारे मेमोरी में ये पैक हुआ है कि नहीं, लिखाया है कि नहीं। आप एक बार 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट दे करके ये काम अगर कर लेंगे तो आपका टीचर जिस ढंग से बिना देखे हुए पढ़ा रहा है आपको, आप भी उसके मालिक हो जाएंगे। और ये कि ये महत्वहीन है हम सिर्फ जहांदार शाह को याद रखें, उसके पुत्रों के नाम को नहीं याद रखें। तो यही इसी कमजोरी का लाभ क्वेश्चन मेकर उठाता है और उसको क्वेश्चन बना देता है, हार जाते हैं। तो ये गैर महत्वपूर्ण नहीं है, ये काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके काल की अगर घटनाएं देखें आप, यानी जहांदार शाह के पीरियड का, तो उसमें सबसे पहली घटना तो ये है कि जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बना दिया। जगह जगह मिलता है वजीर भी, और जो असद खां को उसका पिता था उसको वजीर बना दिया, ठीक है। दूसरा काम ये इसने किया, जो घटना इंपॉर्टेंट है, कि इसने एजारा प्रथा को शुरू किया। और तीसरा घटना इसमें ये मिलता है कि लाल कुंवर एक वैश्या थी, के जाल में ये फंसा रहा है, ठीक है। तो ये 3 बातें याद रखनी पड़ेगी, खास तौर से ये वाला जो मामला है एजारा प्रथा, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है। एजारा प्रथा क्या था ये जानिए आप। उसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि जहांदार शाह मुगलों के वंश में वो प्रथम शासक था जहां से मुगल अमीरों ने शासक बनाना प्रारंभ किया। इसके पहले तक जो गृह युद्ध होते थे, उन गृह युद्धों में राजकुमार प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता था, और जो मुगल अमीर थे, ये मनसबदार थे, वो उन राजकुमारों का सहयोगी बनता था, साथ देता था। जहांदार शाह प्रथम ऐसा मुगल शासक था जो मुगल अमीरों के सहयोग से, यानी मुगल अमीर जो है वो प्रभावशाली हो गए, और जो मुगल सम्राट था वो उसके मरहूने मिन्नत यानी दया कृपा से वो सम्राट बनने में सफल रहा। तो जो जुल्फिकार खां शासक बना, मुगल सम्राट बना, वो गृह युद्ध में अपने सामर्थ्य के बल पर नहीं बना। वो गृह युद्ध में जुल्फिकार खां और असद खां के पराक्रम और शौर्य की वजह से बना। तो जहांदार शाह का जो शासक बनना था, उसमें सफलता जहांदार शाह की नहीं थी, जुल्फिकार खां और असद खां की थी। तो यहां से अब मुगल अमीर शासक निर्माता बन गए। ये सबसे महान परिवर्तन था और ये इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मुगल सम्राट शक्तिहीन हो गया, उसके पास कोई शक्ति नहीं। अब कितना भी शक्तिहीन हो जाए, जो पूर्व से फौज चली आ रही है, जो पूर्व के काल से इतना बड़ा विशाल साम्राज्य चला रहा है, जो पूर्व के काल से इतना बड़ा प्रशासनिक अमला चला रहा है, जो पूर्व के काल से मनसबदारों की लंबी श्रेणी चली आ रही है, तो सबका खर्चा तो इसको उठाना था ना, कि नहीं उठाना था? अभी मुगल साम्राज्य टूटा नहीं था। औरंगजेब ने जितने बड़े क्षेत्र पर राज किया था, वो अभी सबके सब इंटैक्ट थे, ये आपको जानना चाहिए।
तो ऐसी परिस्थिति में मुगल सम्राट कमजोर हो गया और उसके पास देनदारी यानी सब खर्च खत्म नहीं हुआ। तो धन की पूर्ति के लिए यानी जो साम्राज्य चलाना था, जो शासन चलाना था, उसके लिए जो धन चाहिए था, उसमें कमी आना तो औरंगजेब के समय से ही शुरू हो गया था। मनसबदारी व्यवस्था में जो संकट पैदा हो गई और सोने पे सुहागा ये कि पूर्व से कम आए, जब शासक कमजोर हो गया जुल्फिकार जहांदार शाह, तो फिर उस आय में और कमी हो गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो इसके समाधान के लिए जहांदार शाह ने क्या नीति अपनाई कि हम भूमि जो है इजारा पर दे देंगे। इजारा शब्द का मतलब ये हुआ कि उस भूमि के बदले जो है वो हम धनराशि ले लेंगे और बदले में वो भूमि आपको हम दे देंगे। आप उस धनराशि को उस भूमि से राजस्व के माध्यम से वसूल कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा कि हमें 1 करोड़ रुपया की जरूरत है, माने हम जहांदार शाह हैं मान लीजिए, तो हमारे आय का स्रोत क्या है? भू राजस्व। और हम इतने निकम्मे हो गए हैं, इतना प्रभाव मेरा कम हो गया है कि उस अमुक ए नामक भूमि से वो 1 करोड़ भू राजस्व हमको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उस ए नामक भूमि पर एक दिलावर खां नामक व्यक्ति है जो काफी स्थानीय आधार पर प्रभावशाली है, लोग उससे डरते हैं, उसके पास सेना भी है मुगल अधिकारी ही, लेकिन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो हम क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में कि उस दिलावर खां को, एक काल्पनिक नाम हम ले रहे हैं आपको यहाँ पर, उस दिलावर खां को ए नामक भूमि जो है दे देंगे किस पर? इजारा पर। ए दिलावर खां, तुम 1 करोड़ दो हमको और ये जमीन तुम 1 साल के लिए ले लो। बात समझ में आ रही है? हमको फायदा क्या होगा कि हमको जो 1 करोड़ आने की नहीं उम्मीद थी, 1 करोड़ जगह पर 5 लाख 10 लाख आने की उम्मीद थी, वो एक मुश्त हमको 1 करोड़ मिल गया और हम अपना खर्च पूरा कर लेंगे। तो ये जो सिस्टम, जो एग्जाम्पल दे करके हमने आपको बताया, इसी को इजारा प्रथा बोलते हैं, जो उसने शुरू। लेकिन ये मुगल वंश के लिए दुर्भाग्य साबित हो गया। कैसे? कि जो कृषि संकट औरंगजेब के समय विकराल रूप ले चुका था, वो इस प्रथा के कारण और विकराल हो गया। क्योंकि दिलावर खां ने जो ली इजारा पर भूमि 1 करोड़ में, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उससे 2 करोड़ की वसूली करेगा, जबकि उस मनसब का, उस भूमि का सामर्थ्य करोड़ में नहीं था भू राजस्व देने की। उसका सामर्थ्य क्या था? तो 10 लाख 20 लाख देने का था। इसी डर से नहीं इजारा पर दिया उसने। तो जो इजारेदार हुआ वो कृषकों पर जुल्म करने लगा। तो ये तो शासन का दायित्व नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि वहां का जो पीपुल था, लोग था, उसका विश्वास मुगलों पर से उठ गया। अब उसका संपर्क किससे हो गया? तो दिलावर खां से, और शोषण करना शुरू कर दिया। ये चीज जो है ना, आप देखिएगा मुर्शिद कुली खां के समय बंगाल में विद्रोह होता है किसानों का, उसमें हिंदू मुस्लिम सब किसान विद्रोह करते हैं। तो वो इसी नीति का परिणाम। किस नीति का? जो जहांदार शाह ने बात में। और लाल, और इसको ये सबसे कोई मतलब नहीं था। लाल कुंवर नामक एक वैश्या थी, उसी के इसमें ये डूबा रहता था। और ऐसे परिस्थिति में एक ही वर्ष के बाद जो है 1713 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी, इसकी जहांदार शाह। इस प्रकार से इसका अंत हुआ। अब देखिए जो ये हत्या कैसे हुई, यहां पर भी लिखेंगे तो वही बात होगा, अगले शासक के क्रम में लिखेंगे तो वही बात होगा। तो दोहराव ना हो, इस घटना को हम अगले शासक के साथ लिख देते हैं। तो अगला शासक जो है वो है फर्रुख सिंह। इसने 1713 से लेकर करके 1719 ईस्वी तक शासन किया। देखिए यहां पर बहुत पौच है।
और यहाँ पर आपको कहेंगे कि आप बादशाहों का नाम, उसके राजकुमारों का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आप देखिएगा कि इसके बाद जो शासक बन रहा है वो शासक ये जो मर गया था ऊपर में तीनों, उसी का बेटा है। बात समझ में आ रही है? ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। तो कौन किसका बेटा है, अगर आप आज की तिथि में इसको मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। और आज की तिथि में इसको अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ इस सेक्शन से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप नहीं दे पाइएगा। तो झूठ मूठ का आप इतना मेहनत किया हुआ मेहनत आपका बेकार चल जाएगा। तो कहां पर आपसे गलतियां हो सकती हैं, कहां पर आपको नींद से बेदार होना है और जाग जाना है, ये आपको हम दिखाते चल रहे हैं। और ये प्रक्रिया जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं जहां पर आता है वहां पर आपको हम बताते हैं कि यहाँ पढ़िए तो सब सचेत होकर करके, लेकिन जो याद करने वाला जो आप भूल सकते हैं उस पर ज्यादा सचेत हो जाए। ठीक है? तो आप देखिए कि ये फर्रुखसियर था कौन, ये देखने की बात है। तो ये जो था वो ऊपर वाला जो ये अजीमुशान है, ये इसका पुत्र था, है ना? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जहांदार शाह का कौन हुआ? तो भतीजा हुआ। जहांदार शाह का भतीजा हुआ। जिस समय ये गृह युद्ध चल रहा था, यानी जहांदार शाह वाला, और जहांदार शाह अजीमुल शान, रफीउल शान और जहान शाह को मार रहा था। क्या कर रहा था? मार रहा था। तो उस समय फर्रुखसियर पटना का सूबेदार था। क्या था? फर्रुखसियर पटना का सूबेदार। इस पर क्वेश्चन भी आता कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसने अपना राज्याभिषेक पटना में नहीं, दिल्ली में नहीं कराया, पटना में कराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता नहीं आप लोग के जीवन में ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? तो बोलिए कि सर बनावे नहीं किए हैं, तो आएगा कहां से? तो अगर बहुत क्वेश्चन बनाने के अभ्यस्त रहिए तो आपको ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है लेटर मुगल पीरियड का। लेटर मुगल पीरियड में 5-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आमतौर पर दोहराए जाते हैं। उन 5-10 में ये भी है, ये सर्वश्रेष्ठ है कि कौन मुगल बादशाह था जो जिसने जो है वो दिल्ली में राज्याभिषेक नहीं करा के पटना में कराया। तो यही फर्रुखसियर। अब देखिए कैसे कराया, परिस्थितियां क्या थी, क्या था, सर्कमस्टांसेस क्या था, परिस्थितियां क्या थी, आपसे मिलेंगे बाद में, कल पढ़ा लेंगे। तो ये क्या था साहब? फर्रुखसियर कौन था? तो अजीमुल शान का पुत्र था, है ना? अजीमुल शान का पुत्र का मतलब क्या हुआ? और पटना का सूबेदार था। इसने सैयद बंधु, क्या सैयद बंधु, देखिए ये सब हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या जो पुनीता जी क्वेश्चन की है कि दल क्या था, तो ये जो जुल्फिकार खां और असद खां था, ये ईरानी दल का सदस्य था। अब यहाँ सैयद बंधु जो हम बता रहे हैं आपको, ये हिंदुस्तानी दल के सदस्य हेड है। सैयद बंधु मतलब, बंधु का मतलब स्वाभाविक सी बात है भाई, इसका मतलब 2 होंगे, ये 3 हो गए, ये 4 होंगे, नहीं 2 ही थे। तो अब्दुल्ला, हसन खां, इसी को हसन अली खां भी बुलाया था, ये बड़ा भाई था। और दूसरा छोटा भाई जो था वो हुसैन अली खान था। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सैयद बंधु। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ये अब्दुल्ला खां जो था वो इलाहाबाद का उप दीवान था। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यही सब आ जाएगा आपको। इलाहाबाद का उप दीवान, उप दीवान में समझ रहे हैं ना? उप दीवान। और ये हुसैन अली जो था ये पटना का दीवान था। कहाँ का? पटना का।
यानी छोटा भाई पद में बड़ा था। तो इलाहाबाद की बहुत बड़ी सूबेदारी थी, इसलिए बड़ा भाई उप दीवान था। पटना की छोटी सूबेदार थी उसकी तुलना में, इसलिए दीवान था। ये सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर ने पटना में अपना राज्याभिषेक करा दिया। पटना में अपना राज्याभिषेक करा दिया। ठीक है ना साहब। अब देखिए, पटना में राज्याभिषेक करा लिया, इसके साथ ये उपमा जुड़ी हुई है। वो क्या कि प्रथम शासक था ये मुगल वंश का, जिसने दिल्ली से बाहर राज्याभिषेक करा। दिल्ली से बाहर। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके दिमाग में कि सर आप गलत बोल रहे हैं, कि आप ही पढ़ाए हैं कि अकबर जो था ने अपना राज्याभिषेक पंजाब के होशियारपुर जिले में करवा लिया था। ठीक है, तो वो भी तो मुगल बादशाह था, वो भी तो मुगल बादशाह था, तो वो भी तो दिल्ली से बाहर राज्याभिषेक कराया। तो ऐसी स्थिति में आप फर्रुखसियर को पहला क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं पूछे, ये अलग बात है। अगर आप सचेत रहते तो आपके दिमाग में ये 100वें प्रश्न आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। इसका जवाब यह है कि वो राज्याभिषेक मात्र प्रतीकात्मक था, सिंबॉलिक था। असल राज्याभिषेक हेमू को पराजित करने के बाद दिल्ली में बाजाबते तौर पे विधिवत हुआ अकबर का। लेकिन फर्रुखसियर का एक ही बार राज्याभिषेक हुआ पटना में, फिर उसने दिल्ली में राज्याभिषेक नहीं किया। तो उसका जो राज्याभिषेक था वो आरंभ वाला ही वैधानिक था, इसलिए उसने बाद में नहीं कराया। इसीलिए अकबर और उसका तुलना अगर आप करते हैं इस परिवेश में, तो आपको फर्रुखसियर को मानना पड़ेगा कि वो शासक था, प्रथम शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में नहीं करा करके पटना में करा। मोबाइल अब देखिए, इसके बाद जब राज्याभिषेक हो गया तो सैयद बंधुओं के सहयोग से इसने दिल्ली पर आक्रमण कर जहांदार शाह की हत्या कर जहांदार शाह की हत्या, और सिर्फ जहांदार शाह की हत्या नहीं की, बल्कि साथ ही जो जुल्फिकार खां और असद खां था, जुल्फिकार प्लस असद खां बाप बेटा, जो मीर बख्शी और वजीर बना हुआ था, तो इसकी भी हत्या कर। ठीक है ना। अब देखिए महत्वपूर्ण घटना क्या था इसके, कहीं लिखिएगा, समझिएगा नहीं ऐसा। हाँ, तो गौर से, हमको नहीं पता है कि आप कितना अलर्ट हैं। लेक्चर्स को ज्यादा लिखिए भी, ऐसा बात नहीं है, आप गलत नहीं कर रहे हैं, लिखिए उसको। लेकिन लिखने के क्रम में इस बात के लिए सचेत रहिए कि सर जो बोल रहे हैं वो अक्षर से मेरे मस्तिष्क में आना चाहिए, है ना। तो इस काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं अगर आप देखिए, तब आपको फर्रुखसियर के बारे में समझ में आएगा कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो क्या थी।
तो क्रमवार देखिए कि सबसे पहला कि हसन अली खान को, यानी अब्दुल्ला हसन अली खान को इसने वजीर बनाया, और इसका छोटा भाई जो था यानी हुसैन अली खान, इसको क्या बनाया, मीरबख्शी बनाया। ये पहली घटना थी। वजीर का क्या अर्थ और मीरबख्शी का क्या अर्थ था, पूर्व में पढ़ा चुके हैं, बताइए। प्रधानमंत्री था और मीरबख्शी बोलिए, ऐसे नहीं कि ऐसे पढ़िएगा तो कुछ दिक्कत नहीं। सेना का प्रधान था ये, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री था तो उसी का नियंत्रण सारे विभागों पर रहता था, और सारी सेना मीरबख्शी के दिन रहती। तो अगर दोनों भाइयों के पास ये दोनों पद आ गए, इसका मतलब पूरा मुगल प्रशासन जो है वो उसके कब्जे में आ गया, यही ना बात हुई। तो इस प्रकार से जो है वो जो फर्रुखसियर था वो मात्र 31 वर्ष का व्यक्ति था। फर्रुखसियर कितने वर्ष का था? 31 वर्ष का युवा था। अब युवा होता है तो आप जानते ही हैं कि उसके साथ क्या क्या बीमारी लग जाती है, इससे पूर्व परिचित है, क्योंकि आप भी युवा हैं। तो उसी बीमारी में जो है वो ये भी शामिल हो गया और शासन कार्य में षड्यंत्र होना शुरू हो गया। ठीक है, अब शासन काल में क्या षड्यंत्र हुआ वो देखते जाइए कि इसके शासन काल की महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इसने जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी, और यही नहीं बल्कि साथ साथ गुजरात भी दे दिया इसे, ठीक है ना। और दूसरा अजीत सिंह तो मालवा राजा की उपाधि दी इसे, महाराज की, और इसे मालवा दे दिया। और साथ ही साथ एक बड़ी घटना घटी थी कि इसकी पुत्री से विवाह हो गया। ये भी सवाल आता है कि अजीत सिंह की पुत्री से विवाह फर्रुखसियर के साथ हुआ। ये तो हुआ कि राजपूताना के साथ उसने संबंध ये कर लिए। इसके अलावा छत्रसाल प्लस चूड़ामन, ये सब नाम सुन चुके हैं आप पहले। इससे भी उसकी मित्रता रही, लेकिन जो सिख नेता था बंदा बहादुर, इसके साथ इसके संबंध जो है वो कटु रहे। और बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में इसके 740 समर्थकों के साथ हत्या कर दी, और इस प्रकार सिखों का जो विद्रोह था उसको फर्रुखसियर ने पूरी तरीके से समाप्त किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे साम्राज्य से जजिया को खत्म कर दिया। देखिए पुनीता जी, यहां पर आप ध्यान दीजिए ये कि जजिया के मामले में दोनों का नाम आता है, यानी जहांदार शाह का भी और फर्रुखसियर का भी। ऑब्जेक्टिव जब आएगा तब तो जहांदार शाह ने केवल मारवाड़ में और में जजिया को खत्म किया था, लेकिन फर्रुखसियर ने जो है वो पूरे साम्राज्य से जजिया को खत्म कर दिया। तो जजिया अंततः जो खत्म हुआ वो फर्रुखसियर के दौर में। और इसके शासन काल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, और वो था कि अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार मिला। अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार, जानते हैं ये अधिकार अंग्रेजों को किस
कारण से मिला था? तो आप कह सकते हैं कि ये तकनीकी बढ़त के कारण मिला था। वो तकनीकी बढ़त क्या थी कि फर्रुखसियर को एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। मैंने समझ जाइए, आज का कैंसर अगर मामूली फोड़ा होता तो उसके हकीम, मुगल दरबार में हकीम रहते थे, इलाज कर देते। मुगल दरबार के हकीम असफल रहे, इसीलिए वो परेशान था। तो बहुत बड़ा फोड़ा हुआ तो हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था, तो उसी डॉक्टर ने फर्रुखसियर को इस जानलेवा फोड़े से मुक्ति दिलाई। तो खुश होकर के बादशाह ने बोला कि क्या चाहिए, मांगता है मांग। तो उसने, बहुत बुद्धिमान था, अंग्रेज था, बनिया था, उसको हर चीज में लाभ दिखता था। तो कहा कि महामूर्ख है, इसको अभी ही जो है धोखा दिया जा सकता बहुत अच्छे से, और ऐसा चीज ले लिया जाए कि बाद में चल के गुलाम बन जाए। बोला हुजूर कुछ नहीं हमको चाहिए, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, बहुत तंग करते हैं आपका जो सिपाही है या ऑफिसर्स है, जहां जाओ वहां टैक्स, जहां जाओ वहां टैक्स। तो हमको टैक्स फ्री का सर्टिफिकेट दे दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कहीं भी व्यापार करे तो टैक्स नहीं लगे। तो वही टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार जो दिया गया फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसी अधिकार को दस्तक बोलते हैं। ये एक ऐसा अधिकार था कि भारत को अंदर अंदर खोखला कर दिया, और लास्ट में इस अधिकार के सामने कोई भी भारतीय शक्ति नहीं टिक पाई, खासतौर से बंगाल। ठीक है, क्या लागू किया ना? फिर टैक्स फ्री हो गया 1717 के बाद से। ये अधिकार 1717 में दिया गया। कब दिया गया? 1717 में। ये सब डेट भी याद रखिएगा, ठीक है ना? अब देखिए, ये सब तो घटनाएं थी जो उसके काल में घटी। अब आइए कि इसका पतन कैसे हुआ। किसका? फर्रुखसियर का। तो इसका पतन को जरा देखिए आप कि सैयद बंधु जो थे वो 1713 से ही अप्रसन्न थे। क्या थे? 1713 से ही अप्रसन्न थे। क्यों अप्रसन्न था? तो दो आदमी की वजह से। एक निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां, निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां। आज गौरबा पढ़ रहा बढ़िया से, इतना दिन में, एक साल में पहली बार देख रहे हैं कि पढ़ रहा है, दिल लगा करके। इसे बाद में पूछ लो, इसको सब चीज याद हो जाएगी। काहे मिला रहा है कि सर सही बोल कि गलत बोल रहे, एक एक नाम जो घर में पढ़ा होगा, देखा होगा, देखते हैं आज ही पकड़ाते हैं कि नहीं, कल तो बच गए। ठीक है, तो आप कहीं नहीं पकड़ पाइए। और दूसरा था अमीन खां। क्या चीज? अमीन। अब देखिए कि दो नाम की वजह से क्या हुआ? अप्रसन्न हो गया। कौन? सैयद बंधु। कब से? जिस समय से फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया था, उसी समय से। क्यों? क्योंकि ये जो थे तुरानी दल के सदस्य थे। देखिए पुनीता जी आपको सब बताते हुए चल रहे हैं। शुरू में ये ईरानी दल का, ये हिंदुस्तानी दल का, और ये तुरानी दल का। इसके बावजूद भी आपको अलग से उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना स्पष्ट यहाँ करने के बावजूद, इसलिए कि एक यूनिट के रूप में हम चाहते हैं कि मुगल अमीर भी पढ़े आप, उस मेंस में अलग क्वेश्चन आता है। अब देखिए कि तुरानी दल का यहाँ पर लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा जगह बचेंगे कि आगे अंतिम वाला खंड हम लिखें, बाकी घटनाएं बता दे रहे हैं। तो दरबार में फर्रुखसियर ने इनको प्रश्रय देना शुरू कर दिया। वजीर और मीर बख्शी था, वो दोनों भाई, लेकिन शासक जो है, सम्राट जो है, इंपॉर्टेंस देने लगा निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां को और
अमीर खां, और ये थे तुरानी दल के, और सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के। सैयद बंधु के बारे में कहा जाता है कि उस समय के स्थानीय लोगों से, जितने राजपूताना के लोग थे, जितने हिंदू सरदार थे, वो सब अपना नेता मानते थे, और ये लोग बाहरी व्यक्ति स्वीकार किया जाता था, निजामुल चिंगीज खां, अमीर खां। तो एक प्रकार से स्थानीय और विदेशी का झगड़ा शुरू हो गया वहां, और फर्रुख सियर ने तुरानी दल के नेताओं को प्रश्रय देना शुरू किया। तो 17 से 19 तक बर्दाश्त किया। किसने? नहीं, सैयद बंधु ने। अब 19 में पानी सर से ऊपर उड़ गया कि षड्यंत्र करके बहुत सारी सेनाओं को अपने तरफ मिला लिया। किसने? निजामुल मुल्क चिंगीज खान। ये भी सरदार था, इसके बाद भी सेना थी। एक समय ऐसा आया कि सैयद बंधुओं को ऐसा लगा कि जो है वो हमारा प्रभाव समाप्त हो जाए, तो अब्दुल्ला खां को दक्कन की सूबेदारी दे दी कि नहीं, आप ठीक है वजीर रहिए, साथ साथ दक्कन की सूबेदारी आप वहां जाके देखिए। अब्दुल्ला हसन खां को यह एहसास हो गया कि षड्यंत्र पूरा शबाब पे पहुंच चुका है, तो उसने वो दक्कन गया और मराठों के साथ थे। उस समय मराठों का जो पेशवा था, शाहू बन चुका था, और उसका जो क्या बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री था, वो बालाजी विश्वनाथ था। नहीं, शाहू राजा बना और शाहू का पेशवा बना बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ के साथ समझौता कर लिया कि हम दक्कन की सूबेदारी आपको दे रहे हैं, यानी चौथ पे और सरदसमुखी वसूलने का, आप हमें सैनिक सहायता दें। और सैनिक सहायता लेके मराठों से हसन अली खां वापस दिल्ली आया, और उसके बाद बैठा हुआ था फर्रुख सियर गद्दी पर। उसका झूठा पकड़ करके घसीटते हुए निकाला, कपड़ा फाड़ दिया, एकदम नंगा कर दिया उसको, लात भूसा जितना था उससे हाड़ दिया, सब भरे दरबारियों के सामने। ये मुगल बादशाह का इज्जत हो रहा है। किसके द्वारा? उसके अमीरों के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। और लास्ट में बेदर्दी के साथ पहले उसको अंधा किया गया, और उसके बाद जो है उसको जेल में डाला गया, और तब उसकी हत्या की गई। तो इतने बेदर्दी के साथ फर्रुख सियर इतना खूब, सबसे लेटर मुगल पीरियड में सबसे युवा और सबसे सुंदर अगर कोई था तो फर्रुख सियर। इस पर एक फिल्म भी बनी है फर्रुख सियर पर। इस तरीके से बेदर्दी के साथ सैयद बंधुओं ने उसका अंत किया, और उसके बाद ये साबित हो गया कि यही नृत्य निर्माता है। कौन? सैयद बंधु। तो लास्ट में लिख देते हैं कि अंत में जो है सैयद बंधुओं के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी। तो इस तरीके से फर्रुख सियर का अंत। तो ये 11 में से 3 शासक हुए, जिसके बारे में पढ़ा आज ही पूरे क्लास में खत्म करेंगे। अब इसका कोई पार्ट नहीं चलेगा, इसलिए इसका स्नैप ले लीजिए और उसके बाद हम मिटाएंगे इसको। हो गया?
अगला जो चौथा शासक था वो था रफी-उद-दरजात। रफी-उद-दरजात। इन सभी से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, तो इसलिए आपके लिए अनिवार्य है कि इसे भी सही ढंग से पढ़ें। तो रफी-उद-दरजात क्या था, याद कीजिए। हमने कहा था कि जो बहादुर शाह प्रथम का चारों पुत्र है उसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो जहांदार शाह तो खत्म हो गए, अजीमुल शान को भी जहांदार शाह ने मार दिया। अजीमुल शान के बाद किसको मारा था? रफी-उद शान। याद नहीं करते हैं। तो ये जो था वो किसका पुत्र था? रफी-उद शान का पुत्र। इसके बारे में जो बात आपको जाननी है कि 28 फरवरी से 4 जून तक, 28 फरवरी से 4 जून 4 जून 1719 तक ये शासक रहा। ईस्वी तक शासन किया इसने, और सबसे कम अवधि का शासन करने वाला ये मुगल सम्राट रफी-उद शाह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया? रफी-उद शाह ने। कितना? तो कुल 3 माह 4 दिन। 3 माह 4। और 6 रोग से इसकी मृत्यु। 6 रोग समझ रहे हैं ना? हाँ। तो नृत्य निर्माता सैयद बंधु क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उसने फर्रुख सियर को शासक बनाया। फर्रुख सियर के बाद रफी-उद-दरजात को शासक बनाता है। रफी-उद-दरजात रफी-उद शान का पुत्र था। ये सबसे कम अवधि तक का है। 6 रोग से इसकी मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त और कोई चीज आपको जानने की जरूरत नहीं। 6 रोग से इसलिए मृत्यु हुई कि ये लोग जो थे अब बहुत शराब पीने लगे और बहुत ज्यादा रनिवास में रहने लगे। यानी इनका दिनचर्या ही सिर्फ शराब पीना और लड़कियों के बीच रहना हो गया। तो ये 2 चीजें ऐसी थी जिसने इन्हें टीबी रोगग्रस्त कर दिया। और उस कारण कहिए कि यौनावस्था में ही, इसकी चूंकि आयु बहुत कम थी, इनकी मृत्यु हो। ठीक है। उसके बाद जो अगला बादशाह आपको पढ़ना है वो है रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला, रफी-उद-दरजात और दूसरा क्या हो गया? रफी-उद-दौला। तो ये कौन था साहब? तो ये भी उसी का पुत्र था। किसका? रफी-उद शान का पुत्र। यानी रफी-उद शान के 2 पुत्र शासक बने। खुद तो बेचारा नहीं बन पाया, भाई ने मार दिया उसको, लेकिन उसके 2 बेटे जो है शासक बनने में सफल रहा। इसने जो शासन किया ये भी अल्प अवधि के लिए किया। ये 6 जून से 17 सितंबर तक, 6 जून से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक। और इसके काल की महत्वपूर्ण घटना ये थी कि अजीत सिंह की बेटी जो थी, जो फर्रुखसियर से ब्याही गई, वो पुनः मारवाड़ चली गई। कि बेटी पुनः जो है कहाँ चली गई? मारवाड़। उसका बाप आया और लेकर के चला गया और वहां पुनः वो हिंदू बन गई। तो ये पूछता है, और अंत में इसका भी जो है पेचिश से मृत्यु हो गया। उसका 6 रोग से, इतना दारू पिया, इतना लड़कीबाजी किया वो, कि उससे जो है पेचिश इसको हो गया। आप शू कर रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है।
तो उसके वजह से इसको पेचिश हो गया और पेचिश से इसकी मृत्यु हो गई। जानिए कि कैसे पतन हुआ, पतन में क्या क्या उत्तरदायी चीज था। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर सैयद बंधुओं ने जानबूझ करके जो है निकम्मे लोगों को शासक बनाया और उसको शराब और शबाब में जो उलझाए रखा ताकि हम शक्तिशाली बने। तो दरबार का ये दृष्टि भी देखिएगा ना, आपको मूल्यांकन करने के लिए कहा जाएगा तो आमतौर पे पुस्तक पढ़िएगा मुन्ना भाई, तो सैयद बंधुओं का बहुत बखान किया गया है। तो इतिहास सिर्फ बखान करने का नाम नहीं है, इतिहास सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों का विश्लेषण करके सही मूल्यांकन करने का नाम है। तो हम अगर ये सब बात की तरफ इशारा नहीं करेंगे तो आप इसके नकारात्मक पक्षों को कहां से देखेंगे। इसलिए चूचा मत किया कि सर ऐसा बात बोलते, आपको सुनना पड़ेगा कि ये दोनों की क्षय रोग से और पेचिश से मृत्यु क्यों हुई, तो अधिक के मदिरापान के कारण और अधिक भोग के कारण। अब देखिए अगला जो शासक बनता है वो है मोहम्मद शाह। और बनता है मोहम्मद शाह। ये 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब देखिए ये किसका पुत्र था? जहान शाह का, जहांदार शाह नहीं, जहान शाह का ये इसके काल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो जान लीजिए। सबसे पहला घटना कि सैयद बंधुओं का अंत हो गया। बनाया सैयद बंधु नहीं, लेकिन सैयद बंधुओं का अंत हो गया, पतन नहीं हुआ। पतन का मतलब कि जीवित रहे, अंत का मतलब उनका जीवन लीला ही समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद इसी के काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इसी के काल में मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। बहुत गप करता है, दोनों नहीं करते। और इसी के काल में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। तो ये सब मोहम्मद शाह के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं थी। देखिए इन घटनाओं को अगर बोर्ड पर हम लिखे मोहम्मद शाह के कालीन घटनाओं का तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन हमें अब बोर्ड पे ज्यादा मिटाने की आवश्यकता नहीं है। इसी एक बोर्ड पे पूरा खत्म करेंगे, इसीलिए सिर्फ हेडिंग लिख रहे हैं, बाकी व्याख्या कर रहे हैं। जो मटेरियल्स आपको दिया है उसमें सारी चीजें डेट वेट सब लिखा हुआ है जो जो हम बता रहे हैं। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपना एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं ताकि कभी भी देखें तो हमको याद आ जाए। ठीक है। तो ये जहान शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह, यानी जो कहानी बहादुर शाह के मृत्यु के बाद शुरू हुई उसका अंत यहाँ हो रहा है। मतलब बहादुर शाह के 4 बेटे में से एक बेटा तो शासक बना, लेकिन 3 बेटा जो नहीं बना उन तीनों बेटा के सभी पुत्र जो है शासक बना। कितनी सुंदर बात। हाँ, बात समझ में आ रही है ना। बहादुर शाह प्रथम के 4 जो बेटे थे उसमें से एक ही शासक बना, जहांदार शाह। लेकिन जो जहांदार शाह ने अपने 3 भाइयों को मारा, उन 3 भाइयों का सभी पुत्र शासक बना। और उसका सबसे अंतिम कड़ी कौन था? तो मोहम्मद शाह। क्यों? क्योंकि ये छोटा भाई जहान शाह का बेटा था मोहम्मद शाह।
इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर, भूल जाते हैं। इसका जो है वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर। बहादुर शाह के नाम से ये, और ये भोग विलास में काफी निपुण रहता था, यानी काफी सक्रिय था। जीवन का आदर्श जो है वो रखता था। इसकी एक पत्नी तो थी ही जो बिलवेड थी, इसकी लवर थी, साथ ही साथ एक हिजड़ा से भी इसने शादी किया, यानी औरत और हिजड़ा दोनों इसकी पत्नियां थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। क्या चीज? रंगीला बादशाह। एक यहाँ हमें मोहल्ले में टीचर थे, वो भी कुछ इसी तरह का किरदार रखते थे, तो उनको पूरा जो है लड़का लोग रंगीला बादशाह कहना शुरू किया, बेचारे उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है ना, अभी एक याद पड़ गया। चलिए आइए कवर कवर। अब आइए कि क्या हुआ, तो मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा जब, तो जो दरबार में अन्य दल थे जैसे तुरानी और ईरानी, वो काफी सक्रिय हो गए। खास तौर से जो तुरानी दल था, जिसका नेता कौन था? अभी अभी चिनकिल्च था, वेरी गुड, निजामुल मुल्क और अमीन का। तो ये काफी प्रभावशाली थे, और औरंगजेब के काल के ये लोग अमीर थे और काफी डिसिप्लिन वाले थे। तो सैयद बंधु जो काम कर रहा था उनको बर्दाश्त नहीं था, तो राजमाता से मिल गया और बादशाह को मिला लिया, और ये चार लोगों ने मिल करके षड्यंत्र रचा सैयद बंधुओं के खिलाफ। तो एक भाई को, यानी बड़े भाई को भेज दिया था, पहले ही आपको याद होगा, दक्कन की सूबेदारी देकर के। तो दक्कन की सूबेदारी दिया था, तो उसको बोला कि भाई आप जाइए दक्कन। दक्कन जब ये, पहले तो गुजरात भेजा था बड़े भाई को, फिर गुजरात में साजिश नाकाम हो गई, जिसको मर्डर करने का जिम्मा दिया गया था उससे भेद खुल गया। तब फिर दक्कन भेजा, और दक्कन में बड़े भाई की हत्या करवाई, और जो छोटा भाई था हसन अली खान, उसकी आंखें निकलवा दी और कैद में डाल दी। तो 1722 में उसकी भी मृत्यु हो गई। 1719 में बड़े भाई की मृत्यु हुई, और 1722 में जो है छोटे भाई की। लेकिन प्रभाव 1719 से ही सैयद बंधुओं का खत्म हो। तो इस प्रकार से सैयद बंधुओं ने कुल कितने को मुगल गद्दी पर बैठाया? क्या बोलेगा? 4, लेकिन ऑप्शन आ जाएगा 5 तो सही हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ दिनों के लिए एक नाम आता है निकुसियर। तो इसलिए अपवाद के रूप में ऐसे 4 ऑप्शन सही है, लेकिन बहुत कलिष्ठ करता है। 5 रहे तो वहां पर सचेत कर करके 5 एक बार कुछ वर्षों के लिए चला था, लेकिन बहुत मजबूत आधार नहीं है, तो आप मान के चलिए 4 ही। लेकिन एक निकुसियर भी गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो यहाँ पर सैयद बंधुओं का अंत हो गया। अब देखिए, दरबार से हिंदुस्तानी दल का प्रभाव खत्म। अब तुरानी और ईरानी दल लड़ने लगे आपस में अपने प्रभाव में। तो इसी बीच में क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ। तो उसमें सबसे पहले जो उदय होते हुए दिखाई पड़ता है वो है हैदराबाद। हालांकि इसके पहले बंगाल भी एक प्रकार से स्वतंत्र हो ही गया था। मुर्शिद कुली खां अधीनता का स्वांग भरता था, लेकिन वास्तव में जो है वो एक स्वतंत्र शासक की तरह बंगाल में व्यवहार कर रहा था। तो बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया मुगल। हैदराबाद रियासत की स्थापना इस प्रकार से की गई कि मुबारिस खां को सूबेदार बनाया गया था हैदराबाद, और निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां को सैयद बंधुओं के पतन के बाद वजीर बनाया गया। लेकिन दरबारी षड्यंत्र के कारण ही काफी दुखी रहा। कौन? निजामुल मुल्क चिनकिल्च। तो एक दिन बिना बादशाह को बोले हुए भाग गए। कहां? हैदराबाद। और वहां जाकर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां। जब मोहम्मद शाह को यह बात पता चला
तो मुबारिस खां को कहा कि तुमको सूबेदार हम क्यों बनाया है, वो वहां जाके शासन कैसे कर रहे हैं। तो मुबारिस खां और निजामुल मुल्क चिनखिल्ज खां के बीच में 1724 ईस्वी में शकूरखेड़ा का युद्ध हुआ। हाँ, ये सब मटेरियल्स में है आपको। शकूरखेड़ा के युद्ध में पराजित होता है मुबारिस खां, उसकी हत्या कर दिया। तो मोहम्मद शाह देख लेता है अपनी ताकत को कि मेरा ताकत कौन था, तो मुगल अमीर मुबारिस खां। जब वही नहीं रहा तो मेरे पास दम थोड़ी है कि हम जाके लड़ेंगे। तो उसने निजामुल मुल्क चिनखिल्ज खां को वहां का राजा स्वीकार कर। इसी प्रकार से सादत खां बुरहान मुल्क को अवध का सूबेदार बनाया गया। तो उसने भी 1724 ईस्वी में अपनी सब देखते हुए उसने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही मुगल वंश का विखंडन शुरू हुआ। अब जब विखंडन शुरू हुआ तब मराठों को लगा कि हम पीछे क्यों रहे। तो उस समय मराठा का जो पेशवा था, नेता तो शाहू था, राजा तो शाहू था, लेकिन शाहू निष्क्रिय रहता था, सिर्फ बैठा रहता था पुणे में। असल काम कौन करता था, तो उसका प्रधानमंत्री, इसको पेशवा बोलते थे। मराठा की फौरन पढ़ाएंगे, इसके बाद घबराइए नहीं, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो उस समय के जो पेशवा थे वो बाजीराव प्रथम थे। ये 1720 से 40 तक पेशवा रहे। तो बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद शाह में तो दम तो था नहीं उस आक्रमण का सामना करने। मात्र 500 मराठे थे। ताजुब तो इस बात की, 500 सैनिकों से भी मुगल बादशाह दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर पाया और हार गया। इतना निशक्त हो गया था मुगल वंश इस पीरियड में। ये देखिए कि विदेशी शक्ति का सामना कहां से करता है। यहां देशी शक्ति जो नवोदित थी, जो 500 सेना लेकर के आई थी, उससे मुकाबला नहीं कर। और 1737 में ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच सिरौंजी का संधि होता है। जो शकूरखेड़ा, सिरौंजी सब नाम ले रहे हैं ना, ये सब ऑब्जेक्टिव है मुन्ना भाई। और जब आएगा तो उस समय टफ हो जाएगा, इसलिए भी गौर से सुनिए और मेमोराइज कीजिए। जो ये लोग कहते हैं ना कि आपका पढ़ाया हुआ ऑब्जेक्टिव ऐसे ही हल करता है, तो इसीलिए हल करता है क्योंकि जहां जहां से क्वेश्चन अराइज होता है वहां वहां पर रुक करके आपको थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, और वही मुस्कुराहट जो है आपको वहां याद आती है ना एग्जामिनेशन। स्माइलिंग बुद्धा सुने होंगे आप। लाफिंग बुद्धा किसका नाम दिया गया? नहीं, वो लाफिंग, स्माइलिंग बुद्धा एक ऑपरेशन का नाम दिया गया। याद है आपको? जब भारत ने दूसरी बार 1999 ईस्वी में पोखरण नाभिकीय विस्फोट किया, उसी का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। मुस्कुरा रहा है। तो स्माइलिंग शब्द का मतलब क्या? इसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आपके मस्तिष्क में जो है बम खुलेगा, किसका? प्रश्नों का, और तब आप एग्जैक्ट जो है आंसर मारेंगे। तो क्या था? शकूरखेड़ा और सिरौंजी का की संधि। शकूरखेड़ा की संधि किसके मध्य हुई थी? तो मुगल और निजामुल मुल्क चिनखिल्ज खां के बीच। और सिरौंजी की संधि किसके बीच हुई थी? मराठा और मोहम्मद शाह के बीच। क्लियर हो गया? तो इसमें जो मालवा और नर्मदा का इलाका था वो मराठों को मिला, यानी मराठे पहली बार उत्तर में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके इस सिरौंजी के संधि के। अब देखिए साहब, उसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, और ईरान में इसका शासन नहीं था। ईरान में शासन था शाह तहमास का। जो ईरानी शासक था उसका नाम क्या था? शाह तहमास। और इस समय ईरान पर अफगान के अफगानियों ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया।
और एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब शाह तहमास्प परेशान हुआ, तो ये जो नादिर शाह था उसकी सेना में शामिल था शाह तहमास्प। इसने बीड़ा उठाया कि हम ईरान को जो है मुक्त करवा देंगे अफगानी में से, और उसमें सफल रहा। ये सफल रहा तो शाह तहमास्प ने प्रसन्न होकर के इसको आधा ईरान दे दिया, और यही वो आधा ईरान का शासक बन गया नादिर शाह। अब देख, मामूली सैनिक था, उसमें इसने इतने कमाल किए कि अफगानियों को मार के भगा दिया। इसका तो शासक बनने के बाद मनोबल काफी ऊंच हो गया। तो इसने कहा कि अब अफगानियों से अफगानिस्तान भी हम छीन लेंगे। बस ये अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया, और उधर शाह तहमास्प की मृत्यु हो गई। तो एक ही समय में ये पूरा ईरान का और पूरा अफगानिस्तान का शासक था। बात समझ में आई? ऐसे में अफगानिस्तान के कुछ अमीर भाग करके भारत चले आए। तो जो इल्तुतमिश के समय में घटना घटी थी वही फिर दोहराई जा रही कि नादिर शाह ने अपना एक एलची का मतलब अम्बेसडर भेजा मुगल दरबार में कि जाओ और बोलो कि अफगानियों को मेरे हवाले कर दे। जलालाबाद में इस नादिर शाह के जो एलची थे, अम्बेसडर थे, उसकी मुगलों ने हत्या कर दी। अब हत्या कर देना से बोलता है ये बात है, तो ये कारण बना भारत पर आक्रमण का। अगर यही चीज इल्तुतमिश करता तो उसी समय दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाती। देख लीजिए, इल्तुतमिश ने समझदारी से काम लिया कि चंगेज खां के एलची को जो है वो मारा नहीं, समझा बुझा के चला दिया, इसलिए चंगेज खां के आक्रमण से वो बच गया था। लेकिन मोहम्मद शाह इतना बुद्धिमान व्यक्ति था नहीं, जो हिजड़ों और तवाइफों के चक्कर में पड़ा रहेगा उससे सबसे पहली चीज जो छिनती है वो बुद्धिमान है। ये इतिहास बता रहा है आपको। तो अगर बुद्धिमान बनना है तो ये दो बुरे संगतों में ज्ञानी व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। ये हिस्ट्री का रहा है मुन्ना। तो अगर जीवन में इतिहास से ये सब सीख आप नहीं लेते हैं तो फिर इतिहास पढ़ना बेकार है। भाई हम कोई मजाक आपसे थोड़ी कर रहे हैं। अगर तथ्य के साथ व्याख्या नहीं कर रहे हैं तो बोलिए। इल्तुतमिश के साथ ऐसा कोई दुर्गुण नहीं मिलता है, इल्तुतमिश सफल हो जाता है। मोहम्मद शाह के साथ दुर्गुण मिलता है, मोहम्मद शाह विफल हो जाता है। सिर्फ घटनाओं का क्रमवार अध्ययन इतिहास नाम नहीं है, घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी इतिहास है। कितनी खूबसूरत बात। जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो बोल रहे हैं कि मोड़ दीजिए मुझे। अच्छा, तो चलिए कॉमन टॉपिक्स। तो टॉपिक्स पर आने का मतलब ये है कि हम आपको बता रहे थे कि इस ढंग से जो हत्या हुई नादिर शाह के एलची का, तो नादिर शाह इससे काफी गुस्सा हो गया और उसके बाद आक्रमण करना शुरू कर दिया। कंधार पे पहला कब्जा, कुछ नहीं करता। सिंधु नदी पार किया, लाहौर पहुंचा, मुगल सेना सरेंडर बिना युद्ध के। ऐसी करते करते करनाल तक पहुंच गया। करनाल कहाँ है? हरियाणा। दिल्ली से कितना नजदीक। अब मोहम्मद शाह जागा, अरे उठते हो रे, कहां सब गए मेरे सिपा साला। तो उधर से सादत खां बुरहान मुल्क आते हैं, अवध वाले। नीचे से निजामुल मुल्क चिलकिच खां पहुंचते हैं। हाँ हुजूर हम लोग हैं, घबराइए नहीं। ये लोग क्यों पहुंचते हैं कि बुढ़ा ही नहीं रहेगा तो फिर तो नादिर शाह हम लोग को ही मार देगा। तो अपनी मजबूरी में इन लोगों ने मुगल बादशाह का साथ दिया, ये नहीं कि उसका दीनता मान रहे। लेकिन 13 फरवरी 1739 ईस्वी को साहब जो करनाल का युद्ध होता है उसमें ये पूरा मुगल बाप बेटा लपेटा सब आ जाते और नादिर शाह जो है जीत जाता। नादिर शाह यहां से भी वापस चला जाता, लेकिन मुगल दरबार तो षड्यंत्रों का केंद्र था। सादत खां बुरहान मुल्क ने कहा
जाके रात में मिल गया नादिर शाह से, हुजूर 20 करोड़, अगर आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिएगा तो 20 करोड़ मिलेगा है। हाँ, अब सादत खां बुरहान मुल्क ने ऐसा क्यों किया अपनी तहरीर? तो अभी मीर बख्शी का पद या वजीर का पद प्राप्त किए हुए था निजामुल मुल्क चिल्खी से, जो सादत खां बुरहान मुल्क को पच नहीं रहा था। वो समझ रहा था कि अगर निजामुल मुल्क चिल्खी खां मारा गया या हट गया पद से तो हम अगला वजीर बनेंगे। तो इसीलिए ये नादिर शाह को भेजना चाहता था दिल्ली, कि वहां जाके अटैक करे ताकि वो हटे और हम बन जाए। इस प्रकार से नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में फिर नादिर शाह विजयी आराम से सो रहा, हल्ला उड़वा दिया किसी ने, बोलता ना बटकबाजी करना। तो बटकबाजी क्या किया कि नादिर शाह मर गया। अब सोए हुए नादिर शाह के सैनिकों पर दिल्ली के लोगों ने हमला कर दिया, इसमें लगभग 1500 नादिर शाह के सैनिक मारे गए। हाँ, तैयारी नहीं था कोई। अब नादिर शाह ये क्या, तो हमारे इतना आम नरसंहार का आदेश दे दिया। जानते हैं एक दिन में कितना मारा गया? 30,000 रहे। उस समय का सबसे बड़ा नरसंहार। पूरा दिल्ली की गलियां और नलियां जो है खून से बह गई। जब मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी ला करके रखी नादिर शाह के पैर पर, तब जो है नादिर शाह ने घोषणा किया कि रोक दो। अब बारी आई 20 करोड़ वाला। पकड़ा गट्टा किसका? नादिर शाह ने सादत खां बुरहान का लॉ कहां कहां छुपा के रखा। तो मुगल बादशाह के पास पैसा, वो तो नंगा बन चुका था, 20 लाख नहीं था, 20 करोड़ कहां से देता। तब जो है बोला कि तुम दो। अभी डर से जो है सादत खां बुरहान मुल्क ने आत्महत्या कर दी। यही प्रश्न बनता है कि किस मुगल अमीर ने नादिर शाह के समय में आत्महत्या की? तो कौन किया था? सादत खां बुरहान मुल्क। फिर उसका बेटा जो था उसने 2 करोड़ दिए, बाकी पैसा इधर उधर से वसूल किया। ऐसे 20 करोड़ क्या, नादिर शाह ने 30 करोड़ की वसूली कर। नहीं, सबसे किसी के पास इतना पैसा नहीं था। तो उसके बाद जब वो लौटता है मतलब कौन? नादिर शाह। तो उसका सुन लीजिए कि कितना चीज लेकर के लौटा वो। 30 करोड़ रुपया तो हार्ड कैश, इसके अलावा सोना चांदी हीरा जवाहरात अनगिनत, अनकाउंटेबल। न वो काउंट किया न इन लोग काउंट किया कितना किया। इन्हीं रुपये से ज्यादा हीरा जितना मुगलों का खजाना था वो सब समझिए लेके चला गया। ऊंट पर लोड करके ले गया था हीरा जवाहरात। इसी से आप अंदाजा लगा सकते। थैला में नहीं गया था हीरा जवाहरात भारत का। किस से गया था? ऊंट से गया था। एक बार ऊंट से ले गया था महमूद गजनवी, दूसरी बार ऊंट से लेके जा रहा है ये नादिर शाह। ये सब देखते जाइए, इतिहास की घटना है। तीसरी बार लूट के ले जा रहा था ब्रिटिश, और चौथी बार आप जान ही रहे हैं कि अब कौन लूट के लेके जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये सब इंडियन सिटीजन होने के इतिहास से देखिए कि लुटेरा हर दौर में रहा है। शक्ल सिर्फ मुन्ना भाई चेंज हो जाता है। उसमें बैंक नहीं था, समझ रहे हैं ना, तो ऊंट पर जाता था। अब ऊंट बैंक बन गया, कितनी अच्छी बात। इसके अलावा 100 हाथी, कितने? 100 एलिफेंट्स, एलिफेंट नहीं एलिफेंट्स। ठीक है, इसका भी अर्थ आप समझिए। 10,000 ऊंट, 7,000 घोड़े और 100 हिजड़ा। हिजड़े बहुत काम आते थे। ये दिल्ली सल्तनत के पढ़ाते हैं क्रम में हम बता चुके, इसे दोहराएंगे नहीं। 130 लेखपाल। हिजड़े बहुत स्वामी भक्त होते हैं क्योंकि उनका कोई वंश नहीं चलता है, तो अपने जीवित जीव एकदम मतलब
आपसे अगर प्रेम हो गया तो सब कुछ। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी सुरक्षा के लिए अपना सुरक्षा वो खतरे में डाल सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए अच्छे अच्छे लोग रखते हैं। 200 उत्तम लोहार, 300 राजमिस्त्री, 100 संतराश और 200 बढ़ई, ये सब वो अपने साथ लेकर करके चला। कौन? इसके बाद मोहम्मद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली का 2 आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कुल 7 आक्रमण किए, लेकिन 7 में से 2 आक्रमण वो करता है मोहम्मद शाह के समय में और 5 आक्रमण करता है अहमद शाह के समय। तो उसके आक्रमण करने का उद्देश्य वही लूट था, सिर्फ लूटना चाहता था। और उसे उसकी उपाधि थी अहमद शाह अब्दाली की दुर्रे दुर्रानी, यानी युग का मोती। अपने समय का वो मोती था। यहाँ पर मोती का मतलब ये कि सबसे शक्तिशाली राजा। इस प्रकार से 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो। हम आप समझ गए होंगे कि हमने कहा था कि इसका विवरण अगर लिखा जाए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो लेक्चर से आपको इसका एहसास हो गया, लेकिन नहीं लिखे तो भी आप पूरी घटनाओं को आराम से समझ गए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद है 7वां शासक अहमद शाह। नहीं, अब्दाली नहीं, ये अहमद शाह। ये 1748 ईस्वी से लेकर के 1754 ईस्वी तक। ये मोहम्मद शाह का एकमात्र पुत्र था, और जो शासक थे उसके बहुत सारे पुत्र हुआ करते थे। और दूसरी बात कि ये एक तवाइफ से उत्पन्न पुत्र था। ये भी प्रश्न आता है कि कौन एक वैश्या से उत्पन्न पुत्र था और एकमात्र पुत्र था, तो यही था। इसका था कि 22 वर्ष का था और अशिक्षित था। 11 में जो अशिक्षित कोई था तो अहमद शाह था, बाकी जितने थे वो सब के सब शिक्षित थे। इसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था। और राजमाता उधमबाई प्लस इसका एक लवर था जावेद खां, जो हिजड़ा था। इसका प्रभाव ही शासन पर था। उधमबाई अहमद शाह की माता थी और अहमद शाह की माता उधमबाई अपना एक बॉयफ्रेंड रखी हुई थी जावेद खां। और जावेद खां बॉयफ्रेंड था लेकिन मर्द नहीं था। क्या था? हिजड़ा था। अब एक यूनिक चीज आपको लेटर मुगल पीरियड में मिल रहा है। ये आपका जवाब देंगे कि आप समझते रहिए कि क्यों पतन हुआ मुगलों का। दिवाकर जी, पतन देखना है तो सब देखें कि क्यों कर पतन होता रहता है लोगों का। तो यही सब कृत्य से जो है वो पतन होता है। अब देखिए, इसके शासन काल में अहमद शाह अब्दाली के दो आक्रमण होते हैं। एक आक्रमण 1749 में और दूसरा 1752 में। सर, इसका शादी नर्तकी से नहीं, नर्तकी से पैदा हुआ। और इसी के काल में मालखाने की वस्तुएं बेची गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब ये समझिए आप ऐसे कि जैसे आपके यहाँ पेपर ऊपर आता है ना, है? पेपर खरीदते हैं, मान लिया, जब नहीं खरीदते तो मान लीजिए, और पैसा की कमी होती है आप लोग के पास, सिनेमा देखने जाना हुआ कि या अन्य को घुमाना हुआ, समझ ही गए होंगे आप, और पैसा आपके पॉकेट में नहीं है, तो आपका निगाह कहाँ पड़ता है? चौकी के नीचे रखा हुआ पेपर के टुकड़ों पर। कितना होगा? 100 रुपया मिल जाए तो आप उसको बेच देते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। कहने का मतलब है इकोनॉमिकली स्कार्सिटी के जब शिकार होते हैं, जब सारी आय आपकी बंद हो जाती है, जब पापा द्वारा दिया गया पॉकेट खर्च खत्म हो जाता है, या छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे वो मिला हुआ पैसा भी खत्म हो जाता है, और गर्लफ्रेंड डिमांड कर देती है आपको कि हमको फिल्म दिखाइए, तो वैसे परिस्थिति में कर्जा भी आपको नहीं मिलता। मुन्ना भाई को अच्छा है, प्रैक्टिकल है कि कर्जा लेके सब काम करते हैं, तो कर्जा भी नहीं मिलता हो आपको, तो लास्ट में आप पेपर बेच देते हैं। तो साहब कहने का अर्थ यह है कि मुगलों के यहाँ जो मालखाना था वो आज का आपका पेपर खाना है। समझ गए? मालखाने का मतलब क्या? टूटा फूटा बर्तन, लोहा, लक्कड़, ये सब माने जो बेकार हो जाता था, उसका कोई यूज, तो वो ग्रेट मुगलों के समय में वो सब इपाही सिपाही अर्दली सब जाओ बेच दो। लेकिन इतने बुरे दिन आ गए मुगलों के, अहमद शाह के समय में, कि घर का खर्च चलाने के लिए और जो अपना लाल किले के अंदर जो फौज थी उसको सब घूरने लगे, मेरा सैलरी दो सैलरी दो, तो उसको सैलरी देने के लिए मालखाने के कबाड़ा चीज को पटरी वाले को बेचना पड़ा। छी दिन आ गया कि जो एक एक तारीफ पर अपने गले में पड़े हुए करोड़ों की मोतियों को फेंक दिया करते थे कि तुमने मेरी तारीफ कर दी। करोड़ों की मोतियों को फेंका करते थे। उनका दिन क्या आ गया साहब कि अपने घर में बेकार पड़े वस्तुओं को खोज कर बेचने लगे। किस लिए? अपने खाने और अपने आश्रितों के वेतन देने के लिए। तो यहां से पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि दुर्दिन मुगलों का शुरू हो गया। अब कुछ नहीं बचा। अब कोई भी एक तमाचा आकर के मार के जा सकता है। और यही सब देख करके क्या अंग्रेज फूले नहीं समा रहे थे, अपना मंसूबा बंदी करना शुरू कर दिया। इस सब इनके अब्बा दिन बीमार पड़ गए, बेटा को तो कैंसर होना जरूरी है, क्योंकि इलाज कराने वाले भी तो सब समाप्त हो रहे हैं। ये सब परिस्थिति देखिए और उसके बाद जो है इतिहास को समझिए। अब उसके बाद अगला जो 8वां होता है आलमगीर द्वितीय। कौन? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम कौन था? बोलिए। वाह, हो गया। आलमगीर प्रथम कौन था? औरंगजेब आलमगीर प्रथम था। आलमगीर की उपाधि थी ना, ये आलमगीर की उपाधि उसने धारण की थी। तो आलमगीर द्वितीय जो था ये हुआ, ये अजीजुल शान का बेटा था और इसने 1754 से 59 ईस्वी तक शासन किया। और इसके काल की महत्वपूर्ण घटना जो थी वो ये कि इसने जो है बिहार एवं बंगाल पर आक्रमण किया था पैसा के लिए कि पैसा दो। और इसके साथ सबसे कि इसका वजीर था इमाम। इस वजीर ने इसे नंगा करके
महल से यमुना नदी में फेंक दिया। आलमगीर द्वितीय कितना बुरी तरीके से रात में लाल किला जो भी आप देख रहे हैं दिल्ली का, तो आज जो है वो जमुना नदी उससे 1.5 किलोमीटर दूर बहती है। पहले लाल किला का जो पिछवाड़ा था ना, तो उसके सट के बहती थी। तो पैसा मांगा, नहीं दिया वजीर को, इसको पकड़ के घसीटते हुए ले गया, खूब लात घूसा से मारा, इसको नंगा कर दिया, कपड़ा फाड़ दिया और अपने उठा के फेंक दिया नंगी लाश को। कहाँ? जमुना। लाश भी नहीं मिली। उसमें घड़ियाल रहते थे उस समय छोड़े हुए, घड़ियाल ने जो है बादशाह को खा करके तीसरी कर बचा लिया। हाँ, उसके बाद दोमा जो शासक बना ये शाह आलम द्वितीय। अब बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स नहीं पढ़ना है, इसलिए कि अब कुछ लोगों का काम ही नहीं, सिर्फ पतन के। इसने 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक शासन। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना जान लीजिए कि 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दूसरा ये कि उत्तरवर्ती काल में ये सबसे लंबे अवधि तक शासन करने वाला था। लंबे अवधि तक शासन करने वाला, बस यही क्वेश्चन आता है। अब 10वां शासक कौन है? तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय इसने शासन किया 1806 से 37 तक। 1806 से 37 तक। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना जो है वो ये है कि राजा राम मोहन राय को अपने पेंशन की सिफारिश के लिए लंदन भेजा। पेंशन यहीं से शुरू हो गया था। पहला बादशाह जो पेंशन याफ्ता शाह आलम द्वितीय था, तो मर गया, पेंशन देना अंग्रेजों ने बंद कर दिया अकबर द्वितीय। तो उसे चालू करवाने के लिए राजा राम मोहन राय को भेजा इसने, और राजा राम मोहन राय गए और वहीं मर गए लंदन में। उनकी मृत्यु वहीं हुई, पता है कि नहीं? तो पेंशन भी लेकर क्यों नहीं आए? और इसका अधिकार जो है सिर्फ लाल किले के अंदर था। ये बाहर निकलता तो ब्रिटिश फौज मिलती है। यानी जो हुकूमत चलाना है, जो आदेश चलाना है, वो कहाँ चलाओ? लाल किले के अंदर, बाहर नहीं। बाहर आओगे तो ब्रिटिश लॉ लागू हो जाएगा, तुम अरेस्ट भी हो सकते हो, जेल भी जा सकते हो। ये सब हो चुका है। और 11वां शासक जो था वो था बहादुर शाह। ये कब से? 1837 से 58 तक। हालांकि जीवित रहा ये 62 ईस्वी तक। और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, कुछ बताना ही नहीं है। और वो क्या बात है भाई? तो ये अंतिम मुगल बादशाह था, है ना? और इसके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। और 1858 के अधिनियम से
मुगल शासन का अंत हुआ, यानी अब वैधानिक रूप से जो है मुगल अब शासक नहीं रहे, और 1862 में रंगून में इसकी मृत्यु हुई, वहीं इसको दफना दिया गया। तो इस प्रकार से साहब उत्तरवर्ती मुगल काल समाप्त हुआ। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उत्तरवर्ती काल के मुगल अमीर वर्ग पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।